छोटी बहनें और मैं था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और अब घर वालों की सारी तवज्जो मेरी शादी पर थी। जैसे ही मुझे ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली, तो मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि अब मेरे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की तलाश करें। मेरी बात सुनकर अम्मी खुश हो गई थी। फिर उन्होंने वही आंटी दोबारा बुलाई, जो पहले मेरे बड़े भाई और बाजी के रिश्तों के लिए आई थी। उस आंटी का तरीक़ाकार बड़ा दिलचस्प था। उसके पास मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें मौजूद होती थीं और हर तस्वीर के पीछे लड़की का नाम, उम्र, कद, वज़न और थोड़ी बहुत मालूमात लिखी होती थी। वो तस्वीरें देकर चली गई और जाते हुए अम्मी से कह गई कि लड़के को जो लड़की पसंद आए उसका बता देना। फिर अम्मी ने आकर मुझसे कहा कि मैंने तस्वीरें तेरे कमरे में रख दी हैं, फुर्सत से देख लेना। तुझे जो लड़की पसंद आएगी हम उसी से बात आगे बढ़ा देंगे। मैंने बाहर से तो बड़ी बेपरवाही दिखाई और रूखे अंदाज में कहा ठीक है देख लूंगा। मगर जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, फौरन तस्वीरों पर झपट पड़ा और एक एक तस्वीर गौर से देखने लगा। उन सब तस्वीरों में एक लड़की ऐसी थी जिस पर नजर जाते ही मेरी निगाह ठहर गई। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत, स्मार्ट और नफीस लग रही थी। उसका नाम अनुषा था। उम्र 24 साल लिखी हुई थी और वजन 50 किलो। मैंने बगैर ज्यादा सोचे उसी तस्वीर को अलग करके सबसे ऊपर रख दिया और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अगर शादी होगी तो इसी लड़की से होगी। अगली सुबह मैंने अम्मी से कहा कि मुझे यही लड़की पसंद है। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा ठीक है, फिर हम इसी की बात चलाते हैं। उस दिन ऑफिस में भी मेरा दिल काम में नहीं लग रहा था। बार बार जहन में यही ख्याल आ रहा था कि हकीकत में वो लड़की कैसी होगी। क्या वो तस्वीर जितनी खूबसूरत होगी या उससे भी ज्यादा हसीन निकलेगी। मैं इन्हीं सोचों में खोया बार बार उसकी तस्वीर मोबाइल में देखता रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक तस्वीर ही मेरी पूरी दुनिया बन गई हो। सारी दुनिया से बेखबर मेरे जहन में बस उसी का चेहरा घूम रहा था। खैर, जब शाम को मैं ऑफिस से वापस घर आया तो अम्मी ने उस लड़की और उसके घर वालों के बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर ली थी। वो मुझे तफसील से बताने लगी कि उनका घराना कैसा है, वालदैन किस मिजाज के लोग हैं, बहन भाई कितने हैं, तालीम क्या है और ख़ानदान किस किस्म का है। अम्मी ने बताया कि लड़की बहुत नरम मिजाज, समझदार और सुलझी हुई है, जबकि उसके घर वाले भी अच्छे और शरीफ लोग हैं। उधर लड़की वालों ने भी पहले ही हमारे ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह मालूमात ले ली थी और जब उन्हें सब कुछ मुनासिब लगा तो हमारी तरफ से तस्वीर जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी कॉल आ गई कि वो बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर तयशुदा दिन पर हम सब उनके घर गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, उन्होंने बहुत मोहब्बत और खलूस से हमारा इस्तकबाल किया। उनका अंदाज इतना मिलनसार था कि चंद ही लम्हों में अजनबियत खत्म होने लगी। बैठक में हल्का फुल्का हंसी मजाक भी चलता रहा और घर का माहौल बहुत खुशगवार महसूस हो रहा था। ये सब देखकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे कुदरत वाकई मुझ पर मेहरबान हो रही है। फिर चंद दिन बाद तमाम मामला तय हो गए और मैंने अनुषा को हकीकत में देखा तो वो पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गई थी। वो तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हमारे घर वाले भी इस रिश्ते से मुतमईन थे क्योंकि उनकी फैमिली छोटी और सुलझी हुई थी। बस वालदैन और दो बहन भाई थे। रस्में भी बहुत सादगी से हुई, ना फजूल खर्ची हुई और ना ही किसी किस्म की नुमाइश। फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब हमारी शादी की तारीख तय हुई और मुकर्ररा वक्त पर हमारा निकाह भी हो गया। हमें जहेज की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उन्होंने मोहब्बत से अपनी बेटी को थोड़ा बहुत सोना दे दिया, जबकि हमारी तरफ से भी एक सादा सा वलीमा रखा गया और यूं अनुषा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। शादी के बाद शुरू के दिन बिल्कुल आम शादीशुदा जिंदगी जैसे थे। हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अलबत्ता मैंने शुरू से ही महसूस कर लिया था कि अनुषा बाकी लड़कियों से कुछ मुख्तलिफ है। वो बहुत पुरएतमाद और बेबाक तबीयत की मालिक थी क्योंकि पहली रात वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं शर्माई थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। ये सब देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन खुशी भी हुई थी। फिर दिल में ख्याल आया कि अगर वो शर्माती रहती तो हमारे हसीन लम्हात न जाने किस कदर फीके होते। मेरे दोस्त अक्सर मुझे बताया करते थे कि शरीफ और सुलझी हुई लड़कियां शादी के बाद कई कई दिन तक अपने शौहर से शर्माती रहती हैं, नजरें झुकाकर बात करती हैं और हर वक्त झिझकी झिझकी सी रहती हैं। लेकिन अनूशा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो मुझसे ना तो गैर ज़रूरी शर्माती थी, ना ही उसके अंदाज में वो झिझक थी।
जो नई दुल्हनों में आम तौर पर देखी जाती है। अलबत्ता उस वक्त मुझे इस बात में कोई भी अजीब महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि शादी के शुरू के दिनों में तो इंसान अपनी बीवी की मोहब्बत और खूबसूरती में खोया रहता है। मैंने भी ऑफिस से पूरे 2 हफ्तों की छुट्टी ली हुई थी, और इन दिनों सुबह से शाम तक मैं और अनुषा ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे। कभी हंसी मजाक करते, कभी एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी छेड़छाड़ चलती रहती, कभी यूं ही एक दूसरे को देखते रहते। वो दिन वाकई बहुत खूबसूरत गुजर रहे थे। मुझे लगता था कि शायद जिंदगी इसी सुकून और मोहब्बत का नाम है। अनुषा बज़ाहिर बहुत अच्छी बीवी साबित हो रही थी। वो मेरी हर बात खुश दिली से मान लेती थी। जब भी मैं उससे कहता कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तो वो फौरन मान जाती। हम दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खुश रहते थे, और हर लम्हा हमें बहुत ख़ास महसूस होता था। मुझे दिल से ये महसूस होने लगा था कि शायद इस लड़की के साथ मेरी ज़िंदगी वाकई बहुत अच्छी गुजरेगी। वैसे भी मैं उन मर्दों में से नहीं था जिन्हें हर वक्त सिर्फ बीवी की तलब ही लगी रहती है। मैं एक सादा सा इंसान था, और मेरी ज़िंदगी भी बहुत सीधी सादी थी। फैशन, नमूदो नुमाइश और शोखेपन से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे लिए तो बस यही काफ़ी था कि मेरी बीवी मेरे साथ खुश है, और हम दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं। मेरी माली हैसियत इतनी मजबूत नहीं थी कि मैं उसे किसी महंगे हनीमून पर ले जाता। इसलिए एक दिन मैंने अनुषा से माजरत करते हुए कहा कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जा सकूं। लेकिन मेरी बात सुनकर उसने ऐसी बात कह दी कि मैं चंद लम्हों के लिए उसे हैरत से देखता रह गया। वो मुस्कुराकर बोली कि अगर हनीमून के लिए आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हम अपना हनीमून इसी कमरे में भी तो मना सकते हैं। वैसे भी अगर हम कहीं बाहर जाते, तब भी हमारा ज़्यादातर वक्त कमरे में ही गुजरता। तो क्यों ना हम यही वक्त यहाँ रहकर अच्छे से गुजारें। उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि आम लड़कियां ऐसी बातें इतनी खुलकर नहीं करती। उसके अलावा भी अनुषा अक्सर ऐसी बात कर देती थी जो आम तौर पर मर्द अपनी बीवियों से मजाक में करते हैं, ताकि वो शर्मा जाएं। मगर यहाँ मामला उल्टा था। उसकी बातें सुनकर कभी कभी तो मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगती थी। फिर मैं दिल ही दिल में सोचता कि शायद दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जो अपने शौहर के साथ खुलकर रहती हैं, और हर वक्त बिना वजह शर्माए के बजाय मोहब्बत का इजहार करना जानती हैं। कम से कम ये बात तो अच्छी थी कि अनुषा को मुझ में दिलचस्पी थी, और वो मेरे साथ वक्त गुजार कर खुश रहती थी। एक दिन वो कमरे में आई और हल्के से मुंह बनाकर बोली कि आपकी अम्मी ने मेरे लिए इतने सारे बर्तन रख दिए हैं, अब मैं क्या करूं? सारे बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, अगर तुम ये सारे बर्तन धो दोगी, तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। वो फौरन दिलचस्पी से बोली, कैसा सरप्राइज? मैंने कहा, मैं तुम्हें बाजार ले जाऊंगा और हम दोनों आइसक्रीम खाने जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई, फिर शरारती अंदाज में बोली, ये सरप्राइज तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ और मांगूं, तो क्या आप वो भी देंगे? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ मांगो, क्या मांगना है? मुझे लगा था वो कुछ ऐसा मांगेगी जो ज्यादा महंगा होगा, शायद मेरी पहुंच से भी दूर। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। फिर उसने मेरे कान के पास आकर ऐसी बात बोली कि मैं दंग रह गया। खैर, उसने जो चीज़ मांगी थी उस पर हक भी सिर्फ उसी का था, लेकिन मुझे उसकी ये बेबाकी चौंका कर रख गई थी। अब हमारे घर में एक अजीब सा रिवाज पड़ गया था। जब भी मेरे घर वाले उसे तंग करते या उससे ज़्यादा काम करवाते, तो वो मुझे कहती कि मुझे यही वाला सरप्राइज चाहिए, यानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपका वक्त चाहिए। और फिर उसको मेरे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं उसका जुनून देखकर बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि घर में मेरी 2 जवान बहनें भी थीं। हमारे छोटे छोटे कमरे थे। यूं उसके जुनून की आवाज़ें दूसरे कमरे में भी जाने का डर था। हंसी मजाक की आवाज़ों तक तो बात ठीक थी, लेकिन हर टाइम कमरे में बंद रहकर मगन रहना और बेसाख्ता अजीब सा शोर बरपा होना, ये सब ठीक नहीं था। मैं जैसे ही घर आता तो वो मुझे कमरे से बाहर ही न जाने देती। मैं तो हैरान होता था कि शायद इस लड़की ने शादी सिर्फ एक ही मकसद के लिए की है। शुरू में तो मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगता था, मगर जब कोई काम ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाए तो वो बोझ लगने लगता है। अब मैं भी इस चीज़ से चिढ़ खाने लगा था। मेरी तमाम छुट्टियां अनुषा की नज़र हो चुकी थी, लेकिन अब जब भी मेरी छुट्टियां ख़त्म हुई,
तो मैं फिर से ऑफिस जाने लगा था। सुबह का ऑफिस गया, रात को वापस आता था, और जैसे ही घर आता अनुषा कहती मुझे टाइम दो, मेरी हर बात मानो। जबकि मैं इतना थका होता था कि मुझे बिस्तर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता था। मैं तो चाहता था कि खाना भी ना खाऊं और बस सो जाऊं, लेकिन अनुषा मुझे परेशान करने के लिए पहले से तैयार बैठी होती थी। एक रात जब मैं दफ्तर के कागजात और रिपोर्ट्स हाथ में लिए घर आया तो सोने के लिए मैं दूसरे कमरे में चला गया, लेकिन वहां भी मुझे आराम करना नसीब ना हुआ, क्योंकि चंद मिनट बाद ही चुपके से अनुषा ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर बीच कमरे में खड़ी हो गई। वो एक हाथ में चाय का कप पकड़े हुए थे, जबकि दूसरा हाथ मेरे शोल्डर पर रख दिया। मैंने थकन के मारे सुस्त आंखों से एक नज़र उसे देखा और बिस्तर की तरफ चल दिया, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ गई और बैठ गई। मैंने कहा, आज मुझे बस सोना है। उसने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैंने आंखें बंद करके ना में सर हिला दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी और उसकी बातों की शिद्दत मुझे बेचैन कर रही थी। कभी वो चुपके से मेरे पास आकर मेरी चाय से एक घूंट पी लेती, तो कभी अपने हाथ से मेरे बाजू पर छोटा सा थप्पड़ लगाती, कभी एलसीडी ऑन करके लव स्टोरी वाली फिल्म दिखाने लगती, और यूं वो मुझे हंसने पर मजबूर कर देती। और मैं दिल ही दिल में सोचता कि जैसे दफ्तर से फ्री होकर अनुषा के लिए वक्त निकालना भी मेरी ड्यूटी बन चुका था। मैं बेशक थकन से चूर होकर घर लौटता था, मगर अनुषा का बड़ी चाहत से मेरा इंतज़ार करना और फिर बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देना, ये सब देखकर मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं उसे झुठला दूं। लेकिन थकावट की वजह से मुझे उसके साथ गुजारने वाला हर लम्हा अब सुकून नहीं बल्कि बोझल सा लगता था। मगर फिर भी मैं उसकी खुशी की खातिर खामोश रहकर सब्र के घूंट पीकर रह जाता। शादी के शुरू में अनुषा को जो थोड़ी बहुत झिझक थी, अब वो भी खत्म हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब उसकी हालत ये हो गई थी कि वो जैसे ही मुझे देखती तो जिद करने लगती कि चाहे जो भी हो जाए आप मेरी बात माने। यानी वो चाहती थी कि मैं बस उसी तक महदूद होकर रह जाऊं। कभी कभार तो वो अपनी बात मनवाए बगैर मुझे खाना भी नहीं खाने देती थी। एक शाम जब मैं घर आया तो अनुषा मेरे इंतजार में खड़ी थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था और आंखों में बेसब्री की झलक थी। मैं हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स को साइड टेबल पर रखकर थकन के मारे जब बिस्तर की तरफ झुकने लगा तो वो फौरन मेरे पास आई और अपना एक हाथ मेरे शोल्डर पर रख दिया। मैंने नरम लहजे में कहा, देखो, मैं दफ्तर में सारा दिन ड्यूटी निभाकर बहुत थक जाता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ के लिए हफ्ते का दिन रख लेते हैं, क्योंकि इतवार को मेरी छुट्टी होती है। हफ्ते की रात में अगर देर तक भी वक्त स्पेंड करूंगा तो इतवार का पूरा दिन मेरे आराम के लिए काफ़ी होगा। यानी वीकेंड पर हम अपना काम कर लिया करेंगे। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो काफ़ी देर तक नज़रें जमाए मुझे घूरती रही, फिर जोर से बोली, हफ्ते में बस एक दफ़ा? आपका दिमाग तो ठीक है, तब तक तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने सर हिला के कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कैसे पागल हो जाओगे? जबकि ऐसी भी तो औरतें होती हैं जिनके शौहर कई सालों से परदेश में होते हैं, क्या वो पागल हो जाती हैं? और पाकिस्तान में भी बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनके शौहर महीने में बस एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं या हफ्ते में एक दफ़ा घर आते हैं। ये सुनकर उसके चेहरे की लाली बढ़ गई। वो मेरे करीब आकर बोली, इसलिए तो मैंने आपसे शादी की थी कि आपकी नौकरी इसी शहर में है, यानी हर शाम आप घर आ जाया करेंगे और एक दिन भी मुझे आपसे दूर नहीं रहना पड़ेगा। मैंने उसे समझाने के लिए और भी बहुत सी दलीलें दी, लेकिन वो मेरी हर दलील को नज़रअंदाज कर रही थी। मैंने कहा, बस जो हो गया सो हो गया, मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिहाजा मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, जबकि वो मेरे सामने हाथ उठाकर कहने लगी, आपने ऐसा सोचा भी क्यों? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? मैं नरम लहजे में बोलता हुआ उसके हाथ को पकड़कर फिर से उसे समझाने लगा कि देखो, हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम अपने लिए एक लिमिट मुकर्रर करें। लेकिन उसकी नज़रें गुस्से और जिद से भरी हुई थी। इस बार भी मेरे समझाने का उस पर ज़रा भी असर न हुआ और फिर से हर रोज़ ये सिलसिला जारी रहने लगा, क्योंकि जब वो बार बार मुझे मजबूर करती तो मैं उसकी बात मान लेता और कभी इस बात को लेकर हमारे दरमियान झगड़ा भी हो जाता। एक दिन मैंने देखा कि वो सोफे पर बैठ के टहल रही थी, हाथ सर पर रखे थे और आंखें नम थी। मैंने आहिस्ता से उसके करीब जाके कहा कि इस तरह
उदास क्यों बैठी हो? आओ हम बैठकर बातें करें। वो सर उठाकर कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, आप मेरी कदर नहीं करते और ना ही मेरी ज़रूरत को समझते हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, और कितना करूं मैं तुम्हारा? बस अब मजीद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी देखो तुम बस एक ही रट लगाई रहती हो। बस यूं ही बहसो तकरार करते हुए हमारी लड़ाई शुरू हो गई। वो गुस्से में आकर बोली, अगर तुझे ना कहूं तो क्या किसी और के पास चली जाऊं? ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, ये तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसी बातें एक इज्जतदार औरत को जेब नहीं देती। मेरी भी इज्जत नफ्स थी, मैं भी मर्द था। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और हमारी लड़ाई मजीद बढ़ गई, जिसके नतीजे में हमारी बोलचाल भी बंद हो गई। वो सारा दिन खामोशी से खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखती रहती थी, मगर मुझे पूरा यकीन था कि वो जल्द ही मुझसे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेगी और फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और मैं भी यही चाहता था, क्योंकि जब मियाँ बीवी नाराज़ होते हैं तो दरमियान में शैतान हायल हो जाता है। 3-4 दिन बाद ही मेरा दिल चाहने लगा कि मैं उससे बात करूं, उसके साथ वक्त गुजारूं, उसे गले से लगाऊं। लेकिन अब वो मेरे करीब ही नहीं आ रही थी और मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रही थी। बल्कि जब मैंने खुद ही सॉरी बोला तो उसने तब भी मुझे अजीब सा रिएक्शन दिया था। वो ठीक से बोलकर मेरे पास आने के बजाय मुझसे दूर हो गई। जब रात होती तो वो रात भर फ़ोन पकड़कर बैठी रहती और अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ रहती। और जब मैं सुबह घर से निकल जाता तो वो भी कहीं निकल जाती। जब मैं पूछता तो कहती, अम्मी की तरफ जा रही हूँ। फिर वहां जाकर मुझे मैसेज भी करती, वीडियो कॉल भी करती, यानी वो होती अम्मी के घर पर ही थी। लेकिन मैं अक्सर हैरान होता कि ये तो रोज़ाना अपनी ख्वाहिश पूरी किए बिना रह ही नहीं पाती थी, लेकिन अब अचानक से वो मुझसे इजतनाब कैसे करने लगी थी। ये सूरत हाल मेरी समझ से बाहर हो चुकी थी। हालांकि अब नौबत यहां तक आ चुकी थी कि जब मैं खुद से उसके पास जाने की कोशिश करता था तो वो आगे से कोई बहाना करके मुझसे दूर हो जाती। जज्बात के हाथों मजबूर होकर मैं उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर वो मेरी हर कोशिश को नाकाम बना देती और मैं हक्का बक्का उसे देखता रह जाता। बिलाखिर जब मैं रोज़ाना उसे मनाने में लगा रहता और बार बार सॉरी बोलकर अपनी गलती तस्लीम करने लगा तो फिर कहीं जाकर उसने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया था। लेकिन अब वो पहले की तरह मुझे अपनी चाहत महसूस नहीं करवाती थी। ये बात मुझे मसलसल चौंका रही थी, क्योंकि एकदम से उसके रवैये और आदत में तब्दीली आना कोई मामूली बात नहीं थी। मुझे अनूशा पर शक होने लगा कि शायद उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। एक दिन मैं कमरे में मौजूद था और अनुषा घर के किसी काम में मसरूफ थी। तभी मौका देखकर मैंने उसका मोबाइल पकड़ा और एक एक चीज़ देखना शुरू कर दी। मैंने उसके मैसेजेस, कॉल, सोशल मीडिया, यानी हर चीज़ देखी, लेकिन मुझे कुछ भी मशकूक या गलत सरगर्मी ना मिली। मैं फिर से सर पकड़कर बैठ गया कि यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है। कैसे अचानक से उसने अपनी तलब और ख्वाहिश को कंट्रोल कर लिया। फिर मैंने खुद को दिलासा दिया कि तो खुद भी तो यही चाहता था कि वो अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू पाए। तो अब तुझे क्यों मसला हो रहा है? मगर मेरी उलझन थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो हफ्ते में 5 दिन अपनी माँ के घर और सिर्फ 2 दिन मेरे पास रहती थी। उसकी गैर मौजूदगी अब मेरी माँ को भी खटकने लगी थी। जाहिर है घर की बहू घर पर नहीं रहेगी तो बातें तो होंगी। मेरे घर वालों को मसला होने लगा। वो मुझे समझाने आए और कहा कि इसे समझाओ कि वो अपने घर पर रहा करे। मेरे घर वाले मुझ पर भी शक करने लगे कि शायद मैं उससे लड़ता हूं, इसलिए वो मैके चली जाती है और यूं हमारे काम भी नहीं होते। मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक दिन मैं परेशान होकर उसके घर चला गया ताकि मैं उसके घर वालों से बात करके उनको समझा सकूं। लेकिन जब मैं वहां गया तो अनुषा घर में नहीं थी। जब मैंने उनसे अनुषा का पूछा तो उन्होंने कहा कि अनुषा तो हमारे घर 2-3 हफ्तों से नहीं आई। बस बीच में 1-2 दफा आई थी, उसके बाद नहीं आई। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, फिर कहाँ गई है वो? उन्होंने कहा कि तुम उसके शौहर हो, ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए। अब उसका सुराग लगाने के लिए मेरे पास बस एक ही तरीका था और वो ये था कि मैं उसका पीछा करता। एक दिन मैंने कमरे से निकलते हुए कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। तब चूंकि मेरी बहन कॉलेज गई हुई थी और उसका कमरा खाली था, लिहाजा मैं चुपके से बहन के कमरे में छुप गया। फिर थोड़ी देर बाद ही जब अनुषा घर से निकली तो
मैं भी उसके पीछे निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ और उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं छुपते छुपाते उसे देख रहा था कि वो कहाँ जा रही है, मगर वो तो उस मोहल्ले की तरफ जा रही थी जहाँ उसके माँ बाप का घर था। लेकिन आगे चलकर मुझे पता चला कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं, बल्कि उसी मोहल्ले में मौजूद पार्लर की तरफ जा रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जब ये पार्लर में जाती है तो फिर इसे छुपाती क्यों है और मुझसे झूठ क्यों बोलती है। खैर, उस दिन मैं चुपचाप घर वापस आ गया। दूसरे दिन भी जब मैंने उसका पीछा किया तो वो फिर से उसी पार्लर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने एक दिन भी उस पार्लर से कोई ट्रीटमेंट या मेकअप नहीं करवाया था। अभी मैं उस पार्लर के सामने खड़ा था कि पास खड़े दो लोग बातें करने लगे। वो कहने लगे कि इन पार्लर वालों ने सही तमाशा बनाया हुआ है। यहाँ पे औरतों और मर्दों दोनों को खुश किया जाता है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोला, भाई, नया जमाना है, डिजिटल दौर है। आजकल तवाइफ खाने पर सिर्फ औरतें नहीं बल्कि मर्द भी जाते हैं। यहाँ पे भी यही सब कुछ होता है। ये सुनते ही मैं अंदर से लर्ज गया और हैरान रह गया। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। यानी मेरी बीवी भी वही कर रही थी जो एक मर्द उस वक्त करता है जब वो अपनी बीवी से खुश नहीं होता, तो वो तवाइफ खाने चला जाता है। मैं समझ चुका था कि मेरी बीवी गुनाह की दलदल में फंस चुकी है और उसे दलदल से निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अज़्म पैदा हो गया कि अब भी वक्त मेरे हाथ में है और मैं मजीद वक्त ज़ाया ना करूं। खैर, जब रात को मेरी बीवी वापस आई तो मैंने उसके चेहरे पर थकन और बेकरारी देखी, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ और उलझन भी थी। मैंने उसे घूरते हुए पूछा कि तुम कहाँ गई थी? वो फौरन बोली कि मैं अम्मी की तरफ गई थी। उसने ये इतने एतमाद से कहा था जैसे वो बिल्कुल सच बोल रही हो, और वो बेखौफ होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने दोबारा पूछा, सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? उसने फिर से कहा, मैं अम्मी की तरफ गई थी। आप अब उसे भी शक पड़ गया था। शायद मैं उसके झूठ को पहचान रहा हूं, मगर फिर भी उसने खुद को पुरसकून रखा। मैंने तीसरी बार फिर से कहा, अच्छा, आखिरी दफा पूछ रहा हूं, सच बता दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। हैरान कुन तौर पर अब भी उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन मैंने उसे बताया कि मैं सब जानता हूं कि तुम कहाँ गई थी और जगह भी वाजे कर दी। ये सुनते ही उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी परेशानी झलकने लगी, लेकिन वो अब भी हकीकत मानने को तैयार नहीं थी। ये देखकर मेरे दिल में ओसा बढ़ने लगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी। तभी मेरा दिमाग इस कदर खराब हुआ कि ना चाहते हुए भी मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही उसे तमाचा लगा तो वो अचानक झुक गई और रोने लगी। मेरी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों एक साथ थे। वो रोते हुए कहने लगी, मैं क्या करूं? आप मुझे वक्त नहीं देते, मेरी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, कौन सी ज़रूरत है तुम्हारी? तुम तो पागल हो। तुम्हें तो जैसे उस चीज़ का नशा है, और जितनी तलब तुझे रहती है उसे तो कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। वो रोते हुए बोली, मैं क्या करूं? अगर मुझे नशा है भी तो मैं आप ही से कहती ना, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल ही खुद से दूर कर दिया। फिर मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। मैंने उसे झंझोड़ कर कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने उसे छोड़ने की बात की तो उसके हाथ पांव लरजने लगे। वो रोने लगी और रोते रोते नीम बेहोश हो गई। मैंने फौरन उसे उठाया और गाड़ी में बिठा के अस्पताल ले गया। रास्ते में भी आंसू उसकी गाल पर टपकते रहे। मैं उसका हाथ पकड़े खामोश बैठा रहा। दिल में तरस भी महसूस हो रहा था कि ये सब कुछ हमारी गलतफहमियों और दूरियों की वजह से हुआ है। अस्पताल पहुंचकर जब फौरन डॉक्टर ने उसका चेकअप करके इलाज किया तो कुछ देर बाद उसकी हालत में थोड़ी बेहतरी आ गई, लेकिन तब भी उसकी आंखों में वही खौफ और शर्मिंदगी थी। मैंने दिल में सोचा, यह मामला बहुत नाजुक है और अब मुझे हर कदम बड़ी एहतियात से उठाना होगा। मैंने उसे अस्पताल के बेड पर बिठा के उसे तसल्ली देने और समझाने की कोशिश की कि अब हम दूरियां और